हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए लाया हूँ नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो का, जो कि हमारा 12th क्लास का जो चल रहा है टर्म 1 का सिलेबस। तो उसमें आप देखोगे आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन वाला टॉपिक। तो इससे पहले वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं शुरू वीडियो को, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते होते। चलिए ये देखते हैं, पहली स्लाइड हमारी ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज पहले जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई एंथर बन गया था और एंथर के अंदर आपकी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थी, 4 टेट्रास्पोरेजिनस, जो क्या बोलते हैं उसको, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर था आपका। तो उसके अंदर आपने देखा था कि भाई चारों किनारों पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम थी और माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहर वॉल थी जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, उसके अंदर एंडोथीशियम थी, उसके अंदर आपका मिडिल लेयर्स हैं, उसके अंदर टेपेटम होती है, टेपेटम के अंदर की तरफ आपका एक टिश्यू भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर आप उसे कह सकते हो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से किस तरह से आपके फर्दर पोलन ग्रेन बनते हैं, या फिर पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं उसके बाद आपका पोलन ग्रेन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर देखेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर वगैरह, यहाँ तक का पार्ट हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा हो जिसमें आपको दो चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। एक तो लिखा है सक्सेसिव टाइप, एक लिखा है आपका दूसरी तरह का जो डायग्राम है आपका ये वाला नीचे साइमल्टेनियस टाइप। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि मियोसिस जो है वो दो तरह से होती है, एक आपकी सक्सेसिव टाइप की होती है, एक आपकी साइमल्टेनियस टाइप की होती है। तो मियोसिस में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जो सेल आपके सामने दिख रही है, पहले मियोसिस 1 होगा, उसके बाद मियोसिस 2 होगा। अगर मियोसिस 1 के बाद आपका सीधा 2 सेल बन जाती हैं, सपोज करो मियोसिस 1 हुई और उसके बाद आपकी एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है और फर्दर वो दोनों सेल आपकी मियोसिस 2 करके 2-2 सेल बनाती हैं, तब आपका जो टेट्राड बनेगा मियोसिस के बाद जो आपकी सेल्स बनेंगी 4, वो चारों आपको कुछ इस तरह से जुड़ी हुई दिखाई देंगी, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आइसो बायलेटरल तरह का इनका जो जुड़ना है वो कहलाता है। नीचे आप देख रहे हो कि अगर मान लो वो मियोसिस जो हो रही है वो आपकी साइमल्टेनियस टाइप की मियोसिस है, तो साइमल्टेनियस टाइप की मियोसिस में ऐसा होता है कि भाई आपकी सेल जो है वो मियोसिस 1 के बाद डिवाइड करने के बाद 2 सेल डायरेक्ट अलग नहीं हो जाती, वहीं के वहीं सेल्स में फर्दर जो है मियोसिस 2 कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद आपकी जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से जुड़ी रहती हैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। तो ठीक है, तो ये तो एक कॉमन बात थी, ये बतानी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे 2 तरह से आपकी मियोसिस हो सकती है। मोनोकोट में आपकी जो मियोसिस होती है वो आपकी इस तरह की होती है सक्सेसिव टाइप के, डाइकोट में आप देखोगे वो आपकी साइमल्टेनियस टाइप की मियोसिस होती है, जैसे कि आपको यहाँ बराबर वाले डायग्राम में भी ऐसा देखने को मिल रहा होगा। तो आप ऐसे समझिएगा कि भाई मान लो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी, सपोज करो ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर आपका बहुत सारा जो टिश्यू भरा हुआ है वो आपका माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। ये मैं मान लो आपका माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है। तो पहले तो ये होता है कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उनको अलग अलग होना होता है। ऐसा बताते हैं कि ये सेल्स जो हैं आपस में जुड़ी रहती हैं, कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, और जो बाहर टेपेटम की आपकी लेयर होती है वो टेपेटम आपकी कुछ एंजाइम बनाती है जिससे कि ये सारी सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, और अलग होकर के ये जो एक सेल है ये आपकी कहलाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। ये बन जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, आप ये ध्यान रखोगे। फर्दर आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इनमें आपकी मियोसिस होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 तरह की आपकी मियोसिस हो सकती है। अगर मान लो मियोसिस जो है मोनोकोट में हो रही है तो वो सक्सेसिव टाइप की होगी, अगर मियोसिस आपकी जाइकोट में हो रही है तो वो साइमल्टेनियस टाइप की होगी। एनसीईआरटी में जो आपका टेट्राड का डायग्राम दिया है वो आपका कुछ इस तरह का दिया है, जिसमें कि आपकी 4 सेल दिख रही हैं, इस तरह का है, जो कि आपका आइसोबाइलेटरल तरह का टेट्राड है। तो वो आपका मोनोकोट का टेट्राड वहाँ दिखाया गया है। नॉर्मली डाइकोट का हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें कि आप देखोगे एक मान लो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक एमएमसी है ये, और ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, 2n है। इसमें आपकी मियोसिस होती है, मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी, दोनों हो जाएंगी। उसके बाद आपकी 4 सेल बनती हैं और वो कुछ इस तरह से मान लो आपस में जुड़ी होती हैं। तो अगर ऐसा टेट्राड बनता है तो ये आपका टेट्राहेड्रल टाइप का टेट्राड कहलाता है, जो कि आपका डाइकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो होता ये है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल फाइनली मियोसिस करके आपकी 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं, और 4 माइक्रोस्पोर जो आपके बनते हैं, चारों माइक्रोस्पोर आपके
कुछ अलग अलग तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके और फर्दर टाइप हैं, लीनियर टाइप, डेकासेट टाइप, टी टाइप से, तो वो हमें नहीं जानना है। हमें बेसिक जानना है कि भाई वो दो तरह से जुड़ सकते हैं। मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल तरह का टेट्राड बना सकते हैं, डाइकोट में टेट्राहेड्रल टाइप का टेट्राड बना सकते हैं, इस तरह का, ठीक है ना बात। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब हमारे जो टेट्राड होंगे, ये टेट्राहेड्रल में जो जुड़े हुए टेट्राड हैं, चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं। चारों के चारों क्योंकि मियोसिस से बने हैं, चारों आपके हैप्लॉइड होंगे। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखोगे। चारों आपके कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगी। फर्दर ये अलग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम माइक्रोस्पोर से आगे का डेवलपमेंट देखेंगे, किस तरह से माइक्रोस्पोर से आपका मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। चलिए देखते हैं, पहले यही चीज को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि इट इज द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। जो स्पोरोजीनस टिश्यू आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरा है, वो आपका होमोजीनस सेल्स का जो है ग्रुप होता है इन द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए यंग एंथर। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू एक्ट एज ए पॉलन मदर सेल। तो जितनी सेल्स उसके अंदर होती हैं, सारी की सारी आपकी पॉलन मदर सेल की तरह काम करती हैं। ये अलग बात है कि कुछ सेल्स हो जाती हैं, रह जाती हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं आ पाती, या फिर जो इतनी मैच्योर नहीं हो पाती कि वो डिवाइड कर पाए, वो रह जाती हैं। वो उसके जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनके नरिशमेंट में ही काम आ जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो कहते यही हैं कि सारी सेल्स जो हैं वो आपकी पोलन मदर सेल्स हैं, और या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, और सभी में आपका डिवीजन होगा, ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ लिखा है पीएमसी डिवाइड बाय मियोसिस। पीएमसी में आपका मियोसिस होगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ध्यान करना है। मियोसिस के बाद आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। वही मैंने आपको बताया, दो तरह के टेट्राड बन सकते हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा, और कॉमन है ये। बाकी और जगह पर आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि ऑर्किड में आप देखोगे जा करके, वहाँ आपको सारे के सारे जो है ग्रुप बना के रखते हैं बड़ा सा, जो उसको पोलिनियम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। यहाँ लिखा है टैपेटम रिलीज कैलेज एंजाइम विच डिग्रेड द कैलोज कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा होता है भाई, टैपेटम जो है वो आपकी कैलेज एंजाइम बनाती है, जिससे कि आपकी जो सभी सेल्स हैं वो आपकी अलग अलग हो जाती हैं, और आपके जो टेट्राड है उसमें जो आपके माइक्रोस्पोर जुड़े हुए होते हैं वो भी आपके अलग हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर गेट सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड एंड ईच माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हर एक माइक्रोस्पोर आपका पहली सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल आता है। आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि जो स्पोर्स है, जो माइक्रोस्पोर है, जो या फिर मेगास्पोर है आपका, अगर फीमेल में जाओगे तो वहाँ मेगास्पोर होगा, और यहाँ मेल में आपका माइक्रोस्पोर है। तो आपको दिमाग में डाल लेना है कि भाई स्पोर जो होता है, जब वो फर्दर डिवाइड करता है तो वो आपका गैमेटोफाइट बनाता है, ऐसा आप याद कर लोगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि माइक्रोस्पोर जो है फर्दर डिवाइड करके आपका मेल गैमेटोफाइट बनाने वाला है, ये ध्यान रखना है। और अगर मान लो ये मेगास्पोर होता, फीमेल में हम पढ़ेंगे, तो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है ना बात। तो यहाँ लिखा है कि ईच माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट नहीं है। माइक्रोस्पोर से जो बनेगा, वेदर इट इज ऑफ 2 सेल्ड और 3 सेल्ड, वो आपका मेल गैमेटोफाइट होगा, ये भी ध्यान रखना। एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, ठीक है ना, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। तो वही फर्दर आपका क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा। उसका डेवलपमेंट हम आगे चल के देखने वाले हैं। नेक्स्ट है जी ये पोलन ग्रेन, यानी सॉरी माइक्रोस्पोर, आप इसे पोलन ग्रेन कह सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको इसको माइक्रोस्पोर ही बोलना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 सेल नहीं है, तो ये माइक्रोस्पोर ही है। तो इसमें आप चीज़ देख रहे हो, सामने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोर के बाहर की तरफ आपका जो है एक एक्साइन लेयर होती है। सबसे बाहर जो रेड वाली आपको दिख रही है, दैट इज एक्साइन, और उसके अंदर वाली लेयर दिख रही है आपको इंटाइन। उसके अंदर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, जो कि आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर उसके अंदर आपको वैक्यूल दिख रही है, क्योंकि एक प्लांट सेल है, वैक्यूल तो होगी, और जर्म पोर दिख रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए जी, ऐसा है कि माइक्रोस्पोर्स हैं आपके अलग हो जाते हैं, और इनमें 2 लेयर होती हैं, बाहर एक्साइन, अंदर इंटाइन। एक्साइन से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, पूछा जाता है कि एक्साइन जो है वो किसकी बनी होती है। तो एक्साइन जो है वो आपकी स्पोरोपोलेनिन नाम के एक कंपाउंड की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कोई सॉल्यूशन, एल्कली सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, कोई उसको खराब नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है कि भाई जो स्पोरोपोलेनिन है वो आपको जब पोलन ग्रेन होगा, वो जहाँ भी जाके गिरेगा, जहाँ भी नीचे ऊपर जहाँ भी जाएगा, वहाँ उसको कोई चीज़ खराब न कर दे, तो इसलिए आपके उसके ऊपर जो है वो स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है ना बात। तो ये खास बात है। इसमें एक और खास बात है कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो कहीं ना कहीं टैपेटम से रिलेटेड होता है। यहाँ एनसीईआरटी ने तो ऐसी बातें करी नहीं है,
तो टैपेटम के पास एक यूबिस्ट बॉडी होती है, यूबिस्ट बॉडी आपकी फर्दर जो है वो स्पोरोपोलेनिन बनाती है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये ऐसा समझना चाहिए आपको कि बाद में ये चिपकाया गया है, ऊपर से चिपकाई गई चीज़ है, ना कि ये इसके अंदर से बनी है, माइक्रोस्पोर के अंदर से। ठीक है ना ये बात, ये ध्यान रखना। अब दूसरी जो लेयर है वो आपकी इंटाइन है। दूसरी लेयर क्या है आपकी? इंटाइन वाली लेयर है। तो इंटाइन आपकी पैक्टोसेलुलोजिक होती है, ऐसा बताते हैं कि भाई इंटाइन किसकी बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इंटाइन जो है वो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। फिर आपको एक जगह पर दिख रहा है जम्पोर, तो ध्यान रखना जम्पोर वो जगह है, वो प्लेस है जम्पोर आपका जहां पर एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती। यही सवाल है, आपको ध्यान रखना है कि जम्पोर वो प्लेस होता है जिस जगह पर आपकी एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती है। फिर यहीं से आपका पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है, इसी पॉइंट से उगता है। उगता मतलब जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। तो इसमें भी ऐसा है कि ये जो है जम्पोर आपका एक हो सकता है, 2, 3 हो सकते हैं। तो फर्दर उसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आपको एक जम्पोर दिख रहा है, तो आपको बस यही जानना है कि जम्पोर क्या होता है। तो जम्पोर वो जगह होती है जहाँ से पोलन ग्रेन आपका जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है ना जी बात। अंदर है आपका न्यूक्लियस, तो हैप्लॉइड है, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आपको देखना है कि जनरली इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, ये आप ध्यान रखोगे। साइज इसका 25 to 50 म्यू होता है। वॉल जो है पोलन ग्रेन की 2 लेयर की बनी होती है। एक लेयर आपकी होती है एक्साइन, दूसरी इंटाइन। एक्साइन आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों है डिसकॉन्टिन्यूअस? यही दिमाग में डालना है कि डिसकॉन्टिन्यूटी इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ जगह पर एक्साइन पाई नहीं जाती। स्पोरोपोलेन इनकी बनी होती है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। जो आपके पानी वाले जो होते हैं, एक्वाटिक में पानी जाने वाले जो आपके माइक्रोस्पोर्स है, वहाँ आपकी वैक्स की लेयर होती है, वहाँ स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ लिखा है फॉर्म, पैटर्न एंड डिज़ाइन। तो जितना भी तरह की आप इसकी सुंदर शेप देख रहे होते हो, जो भी आपका पोलन ग्रेन है उसकी जो शेप होती है वो आपकी इसी वजह से होती है, एक्साइन की वजह से ही। एक्साइन में भी फिर डिविजन्स होते हैं, सेक्साइन, नेक्साइन, इस तरह से। वो भी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो आप जानना भी मत, क्योंकि आएगा ही नहीं तो आप फालतू में जानने के करोगे क्या। तो ध्यान रखना एक्साइन की वजह से ये डिजाइन वगैरह जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। इंटाइन जो है वो इनर होती है, थिन होती है, इसको आप अच्छे से नोट करोगे, थिन है, कॉन्टिन्यूअस है। और पैक्टोसेलुलोजिक होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ये लाइन आपके पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा बार आती है कि पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशंस बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन एक्साइन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन इन एक्साइन। ठीक है ना। तो एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से आपका ये फॉसिल्स की तरह रह सकता है। ये सवाल भी डायरेक्ट पूछा जाएगा। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट कैन रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशन। तो ये कोई भी चीज़ इसको खराब नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर दे। तो ये इसका एक तरह से सेफ पॉइंट है कि भाई ये बचा लेगा, इसको खराब होने से बचा लेता है। पोलन वायबिलिटी भी बनी रहती होगी इसकी वजह से। नेक्स्ट है जर्म पोर क्या होता है। तो जर्म पोर भैया वो पोर होता है, अपर्चर होता है, जो कि एक्साइन में होता है। आपको जरूरी बात यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि भाई जर्म पोर होता कहाँ है। तो ध्यान रखोगे जर्म पोर जो है वो एक्साइन में मिलता है भैया, इंटाइन में नहीं। तो यहाँ से जो है स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे। जहाँ पर जर्म पोर है वहाँ स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, लार्जर होती है, जनरली स्फेरिकल होती है। अब यहाँ से थोड़ा सा पहले मुझे बताना पड़ेगा, उसके बारे में फिर आगे चल के हम बात करते हैं। देखो ऐसा है कि भाई मान लो ये आपका एक माइक्रोस्पोर है, तो इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि इसमें माइटोसिस होना फर्दर शुरू होती है। और आपको पता है कि माइटोसिस के बाद कोई भी हैप्लॉइड सेल्स हो या डिप्लॉइड हो तो वो अपनी जैसी 2 नई सेल बनाती है। भले वेदर इट इज़ हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो, दोनों में से कैसे भी हो। ये आपकी 2 सेल बनाएगी, हैप्लॉइड होगी तो हैप्लॉइड बनाएगी, डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड बनाएगी, 2 फाइनली बनाने वाली है। तो यहाँ पर एक तरह से अंदर ही माइटोसिस चलती है। और उसमें ऐसा होता है कि पहले जो न्यूक्लियस होता है बनता है, और वो न्यूक्लियस जाकर के दीवार के साथ इस तरह से लग जाता है। यहाँ पर मान लो ये इसका बड़ा सा न्यूक्लियस है पहले वाली सेल का। इसके बाद ये जो सेल जो मैंने छोटी सी बनाई है इसके अंदर, ये आपकी जो है यहाँ से अलग हो जाएगी। और ये बड़ा सा न्यूक्लियस पहले वाली सेल का है, और ये यहाँ पर आपका
2 सेल हो जाएंगी, मान लीजिए इस तरह की सेल हो जाती हैं। तो जो पहले वाली आपकी ये मान लो हमारी यहाँ तक बात पहुँची है कि भाई हमारी जो सेल है 2 तरह की सेल इसके अंदर हो जाएंगी। एक तो आपकी ये स्पिंडल शेप की सेल हो जाएगी और एक आपका ये इस तरह का एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा बड़े वाली सेल का। तो यहाँ 2 सेल आपकी एक माइटोसिस के बाद बन जाएंगी, जिसमें बड़े वाली सेल जो होगी उसको अपने कह सकते हैं ट्यूब सेल, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो आप वेजिटेटिव सेल, और ये अंदर वाली आपकी होती है जेनरेटिव सेल। दोनों आपकी हैप्लॉइड होती हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पेयर में नहीं होते क्रोमोसोम्स। और जो स्पिंडल शेप शेल है आपकी, इसकी खास बात है कि ये सवाल पूछा जाता है कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखोगे, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो आपकी बड़ी होती है, फूड रिजर्व ज़्यादा रखती है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आपका, ये खास पॉइंट है, वो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है। छोटे वाली सेल जनरेटिव होती है, स्पिंडल शेप की होती है। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए। अब जो है आपका ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड का हो जाता है। तो आपके एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ये पूछते हैं कि जब आपका पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड होता है तो उसमें कौन कौन सी सेल होती हैं। तब आप बताओगे कि उनमें ट्यूब सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, ये 2 बातें बताओगे। 2 सेल्ड का जरूर पूछते हैं, ध्यान रखना। और ये अब पॉलन ग्रेन बन गया है, अब ये माइक्रोस्पोर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखोगे। माइक्रोस्पोर ये तब तक था जब तक इसमें माइटोसिस नहीं हुई थी, अब इसमें माइटोसिस हो चुकी है, अब ये पॉलन ग्रेन है। और ये इमेच्योर पॉलन ग्रेन आप इसको बोल सकते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है तो आप बोल देना कि भाई ये तो इमेच्योर पॉलन ग्रेन है। फर्दर ये मैच्योर होता है, कैसे मैच्योर होता है इसको आप एक बार देख लेंगे। तो ये जो जनरेटिव सेल है आपकी फाइनली एक बार और माइटोसिस करेगी। ये अगर हम इसको मैच्योर कर दे तो मतलब इसमें ऐसा होगा कि भाई ये आपकी जनरेटिव सेल जो थी ये एक बार और माइटोसिस करेगी और ये अंदर ही जो है इसके 2 सेल बना लेगी और, ठीक है। बड़े वाली सेल पहले रहेगी जो कि तो जो पहले से थी, और इसके अंदर 2 सेल बन जाएंगी, यानी कि 2 छोटे छोटे जो बनेंगे, 2 मेल गैमेट इसके अंदर बन जाएंगे, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये 3 सेल का हो जाएगा फाइनली। जब ये पूरा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाता है पॉलन ग्रेन, तब ये 3 सेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं, समझ आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ आप देख भी सकते हो डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा कि एक सेल है, जनरेटिव सेल बन गई है फाइनली यहाँ पर, और फिर जनरेटिव सेल जो है वो आपकी बड़ी हो गई है थोड़ी सी, उसके अंदर आपका जो है थोड़ा सा फूड रिजर्व है और न्यूक्लियस उसका नॉर्मल है। बड़े वाली सेल का न्यूक्लियस की शेप इरेगुलर दिख रही है, देखो फाइनल बाद में ये थोड़ी सी ऐसे इरेगुलर शेप दिखाई दे रही है। उसके बाद जनरेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप हो जा रही है, किनारों से पतली हो जा रही है, बीच से मोटी हो जा रही है, यही है स्पिंडल शेप। फिर ये बाद में आपको ग्रोइंग जो पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बाद की बात है। ये जो कुछ प्लांट में तो ऐसा बोलते हैं कि ये भाई 2 सेल्ड स्टेज में ही एंथर फट जाता है और 2 सेल्ड स्टेज में ही आपका ये बाहर निकल जाता है पोलन ग्रेन। ज़्यादातर एनसीईआरटी ने लिखा है कि 60% प्लांट ऐसे हैं जिनमें एंथर फट जाता है और 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। बाकी के प्लांट में ये 3 सेल में बाहर निकलता है। जनरेटिव सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। तो ये काम 60% में तो जाकर के स्टिग्मा के ऊपर होता है, और जो बाकी के बचे प्लांट हैं उनमें ये पहले से ही एंथर के अंदर ये काम हो जाता है कि आपका जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। तो फाइनली मैच्योर पोलन ग्रेन इज ऑफ 3 सेल्ड। तो दे विल आस्क टू यू फ्रॉम हियर ओनली कि मैच्योर पोलन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं, तो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए, तो वही डिफरेंस यहाँ है कि वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरल स्फेरिकल होती है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। एंड हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व उसके पास होता है। जनरेटिव सेल छोटी होती है, स्पिंडल शेप होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखा जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल न्यूक्लियस है, फूड रिजर्व नील होता है, फूड रिजर्व नहीं होता है, ठीक है ना बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी 2 सेल्ड पोलन ग्रेन की अगर बात करते हैं तो भैया देखिए 2 सेल के पोलन ग्रेन में आपका 60% प्लांट में ऐसा होता है कि वो 2 सेल का ही होता है और उसकी शेडिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करती है माइटोसिस से और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है
और वो फिर पोलन ग्रेन आपका 3 सेल्ड हो जाता है, ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल हो जाएगी और 2 मेल गैमेट हो जाएंगे आपके उसके अंदर। तो ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। अब आप ध्यान रखना, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे। कभी कभी यार ऐसा सवाल आता है कि इनमें से कौन पोलन ग्रेन से रिजेंबल करता है, तो उसमें आपका लिखा रहेगा माइक्रोस्पोर, तो बाकी ऑप्शन मैच नहीं होंगे तो आप लगा देना। लेकिन पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम है डाइसेंस ऑफ एंथर का। एंथर फटता हुआ दिखाई दे रहा है, खुलता हुआ। तो यार जहाँ से एंथर खुलता है उसको स्टोमियम बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो होता है ये स्टोमियम है। एक सवाल आप ध्यान रखोगे कि स्टोमियम वो जगह होती है जहाँ एंडोथीशियम की लेयर बहुत पतली होती है। स्टोमियम वो जगह है जहाँ एंडोथीशियम की लेयर बहुत पतली होती है और यहाँ से एंथर फटता है, खुलता है, डाइसेंस होता है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो आपके पोलन सैक्स के अंदर से बाहर निकलते हैं। दीज आर द पोलन सैक नाउ बिकॉज दे हैव पोलन ग्रेन्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर द पोलन सैक्स। तो नाउ दे आर नॉट अ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना, बिकॉज दे डोंट हैव माइक्रोस्पोर राइट नाउ, देयर इज अ पोलन ग्रेन ऑल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर पोलन सैक्स। तो पोलन सैक से यहाँ से आपका जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और जिस भी एजेंसी को इनको लेना है, वेदर विंड और वेदर वाटर और एनीथिंग एल्स, कोई इंसेक्ट हो सकता है, तो वो उसको यहाँ से ले जाएगा, ठीक है ना बात। तो आगे देखते हैं। पोलन एलर्जी एक छोटा सा टॉपिक है आपका। क्यों आप जब कभी खेत में जाओगे या कभी गांव में गए होंगे या आप किसी जो है ऐसे फील्ड पर गए होंगे जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ग्रासी पोलन ग्रेन, जो ग्रासिस होती हैं उनके पोलन ग्रेन ज़्यादा एलर्जी करते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि दूसरे फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उनके। मोनोकोट्स के जो होते हैं ग्रास वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप इसको देख लो एक बार। पोलन एलर्जी में ये है कि भाई आपको जो है खांसी होने लगेगी, आपकी आंखें जो है उससे पानी चलने लगेगा और आपका सीधा सीधा बात यह है कि हिस्टामीन बन जाएगा, एंटी मतलब एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी जब होती है आपको पता ही है कि हिस्टामीन आपका बन जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है और फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, पेन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एलर्जी में आती हैं। तो यहाँ लिखा है पोलन ग्रेन ऑफ मैनी प्लांट में कोज सीवियर एलर्जी इन सम पीपल, लाइक इस्तेमा कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर का सवाल अगर कभी दिखाई दे तो लगा देना पोलन ग्रेन, ठीक है ना जी। चलिए फिर एक सवाल ही पूछते हैं, पोलन एलर्जी इज ऑल्सो कोज बाय द पार्थेनियम कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं। तो इसकी खास बात है, ये बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी करता है। इट हैज़ केम टू इंडिया विद इम्पोर्टेड व्हीट एज ए कंटामिनेंट बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन थ्रू आउट द इंडिया। अब ये पूरी इंडिया में फैल गया है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो गया है, मतलब बढ़ गया है। तो आजकल दवाइयाँ तो हैं ही, मतलब विडिसाइड वगैरह डाले जाते हैं इसके ऊपर ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एलर्जी करता है, पोलन एलर्जी ज़्यादा। और भी चीज़ें हैं, चिनोपोडियम होता है, बथुआ होता है, वो भी एलर्जी करते हैं, एमेरेंथस, कायरेंथस, ये भी एलर्जी करते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी ने तो यही दिया है, बस यही याद करोगे, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, वाटरी आइज हो सकती हैं, रनिंग नोज हो सकता है, रैशिस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, शॉर्ट ब्रीथ हो सकती है, कफ हो सकती है। तो ये आपके सारी चीज़ें जो है, जैसे कोविड-19 के सिम्टम हैं इसी तरह के पोलन एलर्जी के सिम्टम हैं, तो ऐसा ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट में कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल है नहीं ज़्यादा, बस ये ध्यान रखना कि क्या पोलन ग्रेन भी फूड सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो यस हो सकते हैं। एज द पोलन ग्रेन आर रिच इन द न्यूट्रिएंट इन द रिसेंट ईयर, दीज आर यूज एज पोलन टेबलेट एंड एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस ऑल्सो कंज्यूम द पोलन ग्रेन्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। तो ये स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट लिखा हुआ आता है पेपर में, यहाँ से सीधा सीधा आता है स्टेटमेंट, आपको बस सही करना है, ठीक है। कि रेस हॉर्सेस को दिया जाता है, हाँ जी दिया जाता है, बस यही ध्यान रखना है। दिया जाता है तो बोला ठीक है दिया जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दी लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, दैट इज द पोलन वायबिलिटी। तो ये लास्ट टॉपिक है आज का, पोलन वायबिलिटी। तो इसमें ऐसा होता है कि जब आपका एंथर फट जाता है, एंथर खुल जाता है, तो एंथर के अंदर से आपका पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आते हैं। तो बाहर आने के बाद कितनी देर तक वो जो है वायबल रह सकते हैं, कितनी देर तक वो आपके जो है पोलन ट्यूब बना सकते हैं, ये यहाँ पर देखा जाता है, कितना टाइम तक बना सकते हैं। तो वो अलग अलग जगह पर आपकी अलग अलग पोलन वायबिलिटी होती है। एक टेस्ट होता है टेट्राजोलियम TTZ टेस्ट होता है इसको टेस्ट करने के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं पोलन ट्यूब बनाते हुए। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा करके, कि जब आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो ये इस तरह की एक ट्यूब बनाता है। ये एक ट्यूब बन रही है अभी मान लो यहाँ पर, तो ये इस तरह की ट्यूब बनाएगा। बाहर एक्साइन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो पोलन ट्यूब है जब वो ग्रो करती है तो उसको बोरोन चाहिए होता है। एक तो आप ये ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बोरोन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, द पोलन ट्यूब इज ए ग्रोथ आउट ग्रोथ ऑफ द इंटाइन। तो ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पोलन ट्यूब जो है वो इंटाइन बनाती है, ना कि एक्साइन बनाती है। तो ये खास बात है, इसको ध्यान रखोगे। और जहां जंप और होता है वहां से ये जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। फाइनली जो आपकी जनरेटिव सेल है वो यहाँ आएगी, 2 मेल गैमेट बना लेगी, वो 2 मेल गैमेट इसके द्वारा आगे जाएंगे। ये कहानी बात की है। तो यहीं पर ये इतना ही जानना था, इंटाइन ग्रो करती है। अब चलते हैं वापस वहीं। तो यहाँ लिखा है कि इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द पोलन रिमेन वायबल आफ्टर शेडिंग एंड अप टू 30 मिनट तक रहता है राइस एंड व्हीट में, 30 मिनट तक रहता है। अप टू फ्यू मंथ रोजेसी फैमिली में, लेग्यूमिनोसी में, सोलेनेसी में। भैया ये तीनों फैमिली याद रखनी है। इनमें महीनों महीनों तक आपका पोलन वायबल रह सकता है, जबकि गेहूं में 30 मिनट तक, चावल में भी 30 मिनट तक। स्टोरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, अगर आप पोलन ग्रेन को स्टोर करना चाहते हो तो ये क्रायोजेनिक स्टोरेज हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन इसको कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि भाई आपका जो अगर आपने किसी को क्रायो प्रिजर्व किया है तो आपने उसको -196 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है उस पर रख लिया है। तो वहाँ पर आपका जो वो है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और पड़ा रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन को जो है स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन पर एंड कैन बी यूज एज पोलन बैंक इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यार ये है, यहाँ तक आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तो इसके बाद जो फिर हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक आपने कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार वीडियो देख लेना और आपको एनसीईआरटी बुक अपनी पढ़ लेना। ये वाले नोट्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो बाकी की वीडियो भी देखते रहेगा, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और एनसीईआरटी पढ़नी हो अगर मेरे साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप एनसीईआरटी वाली वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।